जिस तरह डायोड का ब्रिज था, इसी तरह से हमारे पास अब थायरिस्टर्स का ब्रिज होगा। इस फॉर्म में हमारे पास होते थे 4 डायोड्स, जिसे हम ब्रिज कहते थे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास है T1, T2 और T3 एंड T4। ये हमारे पास 4 डायोड्स हैं, थायरिस्टर्स हैं, और सोर्स वोल्टेज है हमारे पास Vs, सोर्स करंट है Is, और हमारे पास लेट्स से पहले एक रेजिस्टिव लोड है जिसके क्रॉस वोल्टेज है V0, करंट है I0। तो सबसे पहले जिस तरह डायोड का जो ब्रिज था उससे हमें कुछ इंडिकेशन मिलती है। डायोड ब्रिज में हमारे पास ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब Vs पॉजिटिव होता है तो उस टाइम पे हमारे पास T1 और T2 जो है वहाँ पे D1 एंड D2 था, तो वो ऑन हो जाते थे क्योंकि उनकी क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव हो जाती थी। और जब Vs नेगेटिव होता था तो हमारे पास D3 और D4 जो है वो ऑन हो जाते थे। D1 और D2 जो है वो फिर ऑफ हो जाते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात करें, इस कंट्रोल्ड ब्रिज की, जिसमें हमारे पास उसकी जगह है, डायोड की जगह है थायरिस्टर्स, तो इसका मतलब यह है कि अगर Vs पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम ज़रूरी नहीं कि 0 पे ऑन हो जिस तरह डायोड के केस में, बट वी कैन टर्न ऑन T1 एंड T2। T1 एंड T2 को ऑन कर सकते हैं अगर हमारे पास Vs पॉजिटिव है, और अगर Vs नेगेटिव है so again we can turn on T3 and T4। मतलब ये पेयर्स, 2 पेयर्स हैं, ये जो डायगोनल पेयर्स आप इसको कह लें, T1 और T2 एक डायगोनल है पेयर, इसको कह लें T3 एंड T4। तो जब Vs पॉजिटिव होगा तो T1 और T2 को हम फायर करवा सकते हैं, मतलब एक गेट पल्स ऐड करके गेट पे एक पल्स देके हम इसको ऑन करवा सकते हैं। सिमिलरली इसको भी ऑन करवा सकते हैं, लेकिन डायोड के केस की तरह नहीं कि 0 पे ही ऑन हो जाए। इसको हम कुछ डिले दे सकते हैं, उस पॉजिटिव होने के बावजूद हम उसको कुछ टाइम के लिए ऑफ रख सकते हैं। तो इसकी वेवफॉर्म से हम बना लेते हैं यहाँ पे। पाई 2 पाई 3 पाई। तो ये हमारे पास है साइनोसाइडल सोर्स वोल्टेज Vs, और हमारे पास फिर नेक्स्ट मैं प्लॉट कर देता हूँ V0 को। यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ V0 को। तो जब Vs पॉजिटिव है मीन्स फ्रॉम 0 to पाई, इस रेंज के अंदर हम ऑन करवा सकते हैं T1 एंड T2 को, लेकिन हमारे पास कंट्रोल है। लेट्स से हम कुछ एंगल अल्फा तक इसको रोके रखते हैं और उसके बाद हम इसको ऑन करा देते हैं। ठीक है, ऑन करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एडिशनल वो बना देता हूँ एक्सिस, और ये एक्सिस है गेट पल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि गेट पल्स है जिसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 को। सो IG1 जो है वो थायरिस्टर 1 के लिए गेट पल्स है, IG2 जो है थायरिस्टर 2 के लिए गेट पल्स है। क्योंकि उनकी क्रॉस वोल्टेज ऑलरेडी पॉजिटिव है, गेट पल्स अप्लाई करने से वो इस पॉइंट के ऊपर ऑन हो जाते हैं। और ये जो मैंने ये उसमें डिस्क्राइब किया था
कि गेट पल्स को अप्लाई करने के बाद अगर आप निकाल भी देते हैं तो थायरिस्टर जो है वो स्टिल ऑन रहता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जब V नॉट इक्वल टू Vs हो जाएगा, जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा V नॉट इक्वल्स टू Vs सोर्स वोल्टेज। अब इस पर्टिकुलर केस में जो वेवफॉर्म जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हमारे पास है Vs और यहाँ से थायरिस्टर 1 जो है वो ऑन हो गया, T1 उसमें से करंट फ्लो करके थ्रू रेजिस्टर लोड रेजिस्टर, फिर उसने कंडक्ट किया थ्रू T2 और करंट रिटर्न कर गया इस एंड पे। सो लोड के थ्रू करंट जो है वो पॉजिटिव है, सोर्स साइड पे जो करंट है वो भी हमारे पास है पॉजिटिव। तो अगर मैं करंट को प्लॉट करना चाहूँ सोर्स साइड पे IS, तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगा, उसकी शेप बिल्कुल VS की तरह ही होगी सिर्फ, लेकिन जो इस रेंज में है वो इस टाइम पे नहीं फ्लो कर रहा था। सोर्स वोल्टेज थी लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा था क्योंकि थायरिस्टर ऑफ थे, तो थायरिस्टर ऑन होने की वजह से करंट यूँ फ्लो करेगा। इसी तरह I नॉट जो है वो भी सिमिलरली इसी शेप का होगा जिस तरह IS है इस टाइम के लिए। ये हमारे पास I नॉट है। अब पाई के ऊपर आके ये जो थायरिस्टर 1 and 2 है, ये कंडक्शन हमारे पास चलती है फ्रॉम अल्फा टू पाई, और पाई के ऊपर आके हमारे पास दोनों थायरिस्टर ऑफ हो जाएंगे क्योंकि उसमें से जो करंट है वो अभी 0 हो गई है, क्योंकि नॉट इन्हीं थायरिस्टर में से फ्लो कर रहा था। इस इक्विवेलेंट सर्किट में आपको ये नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट पे इस रेंज के अंदर I नॉट इक्वल्स टू IS है, सॉरी ये IS है, और वो थायरिस्टर 1 के थ्रू जो करंट है उसके बराबर है, और अगर आप थायरिस्टर 2 के थ्रू करंट देखें तो वो भी यही है, सो IT2। आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है फ्रॉम अल्फा टू पाई। और अगर हम अब प्लॉट करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होता ये है कि वोल्टेज जब नेगेटिव हो गई, T3 और T4 जब तक ऑन नहीं होते तो आउटपुट पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो हमारे पास पाई प्लस अल्फा के ऊपर हम ऑन करा देते हैं, गेट पल्स अप्लाई कर देते हैं IG3 एंड IG4, ये गेट पल्स हम अप्लाई कर देते हैं थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 को, उसके गेट पे हम ये सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि वो हमारे पास ऑन हो जाएंगे। तो अब अगर थायरिस्टर 3 and 4 ऑन होते हैं तो फिर इक्विवेलेंट सर्किट यूँ बनेगा कि थायरिस्टर 3 दिस इज थायरिस्टर 3, और ये हमारे पास रिटर्न करेगा कुछ यूँ। तो अब की जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये वैलिड है फ्रॉम पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक हमारे पास थायरिस्टर 3 and 4 जो है वो ऑन रहेंगे, और जब थायरिस्टर 3 and 4 ऑन रहेंगे तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी
कि इस वाले केस में हमारे पास था जो अल्फा से पाई वाला था, उसमें Vs का पॉजिटिव टर्मिनल V नॉट के पॉजिटिव के साथ और उसका नेगेटिव टर्मिनल V नॉट के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था। अब नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि Vs का पॉजिटिव टर्मिनल V नॉट के नेगेटिव के साथ और V नॉट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे था V नॉट इक्वल्स टू Vs, अब इधर होगा V नॉट इक्वल्स टू माइनस Vs, क्योंकि अपोजिट कनेक्टेड है। लेकिन हमारे पास माइनस Vs हमें इसलिए चाहिए कि ये इस टाइम पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये आएगा हमारे पास एज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस टाइम पे है V नॉट इक्वल्स टू माइनस Vs। और अगर हम लोड साइड पे करंट देखें तो अगेन देखें करंट उसी डायरेक्शन में है कि फ्लो कर रहा है थ्रू लोड, इस डायरेक्शन में रिटर्न कर रहा है कुछ यूं। एनोड टू कैथोड ही करंट फ्लो करता है हमारे पास। तो इसका मतलब अगेन यही डायरेक्शन है जो कि पिछले उसमें थी, पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन सोर्स साइड पे करंट जो है उसको जरा सा देखें कि सोर्स साइड जो है पहले करंट यूं फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये जो मैंने रेफरेंस डायरेक्शन बनाई हुई है स्कीमेटिक के अंदर, इसी डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अब जो दूसरा वो है हाफ है, इसके अंदर ये जो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है IS की, उसके अपोजिट आ रहा है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे नेगेटिव, ठीक है। जब भी हमारे पास अब T1 T2 ऑन होगा तो ये पॉजिटिव, और जब T3 T4 ऑन होगा तो इसको हम बनाएंगे नेगेटिव, और I नॉट जो है इस रीजन में वो 0 है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द लोड, सोर्स साइड पे करंट या लोड साइड पे करंट। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जिस तरह मैंने बनाया था कि ये बताया कि ये चीज़ ट्रू है कि I नॉट इक्वल्स टू IS है और वो T1 और T2 के करंट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि करंट थ्रू थायरिस्टर 3 वो इक्वल टू करंट थ्रू थायरिस्टर 4 है, दोनों में से एक ही करंट फ्लो कर रहा है, और ये इक्वल्स टू I नॉट है इस रेंज के अंदर, ये जो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक इस रेंज में। और ये जो IS है उसके नेगेटिव, अगर आप IS का नेगेटिव लेंगे तब ये इसकी इक्वल है। पहले यहाँ पे पॉजिटिव IS था, लेकिन अब क्योंकि IS की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू नेगेटिव IS। तो अगर आप किसी एक थायरिस्टर के थ्रू करंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ ये आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर थायरिस्टर ऑन है। तो लेट्स से हमारे पास है थायरिस्टर 1 के थ्रू अगर हम करंट प्लॉट करना चाहते हैं, सो वो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा टू पाई वो ऑन है। यहाँ पे हमारे पास थायरिस्टर 1 ऑन है। जब भी थायरिस्टर 1 ऑन होगा थायरिस्टर 2 भी ऑन होगा, लेकिन इस टाइम हम थायरिस्टर 1 के करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑन है और फिर दोबारा यहाँ पे जाके ऑन होता है। तो जब ये ऑन है तो इसमें से करंट को आप सिंपली प्लॉट करेंगे, जो भी I नॉट है उसको सिंपली प्लॉट कर देंगे एज करंट थ्रू थायरिस्टर 1। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा यहाँ तक ये है करंट थ्रू थायरिस्टर 1, फिर ये ऑफ हो जाता है तो इसके थ्रू करंट होगा 0,
फिर जब ये ऑन होगा तो फिर इसके थ्रू ये वेवफॉर्म जो है वो बन जाएगी। सो ये है करंट थ्रू थायरिस्टर 1 एज वेल एज थायरिस्टर 2, दोनों की एक ही वेवफॉर्म। और अगर थायरिस्टर 3 एंड थायरिस्टर 4 का करंट देखें तो वो तब फ्लो करता है जब ये पार्ट आता है हमारे पास। तो ये ग्रीन में मैंने इसको बना दिया है थायरिस्टर 3 एंड थायरिस्टर 4 का करंट। ओके, तो अब अगर हम इसकी जो आरएमएस वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो देखना चाहें, तो क्योंकि एवरेज वैल्यू हमारे पास इक्वेशन जो है वो बताती है कि कैसे डिटर्मिन होता है, कैसे अल्फ़ा डिटर्मिन करती है इस एवरेज वैल्यू को। तो सबसे पहले पीरियड इस वेवफॉर्म का क्या है, वी नॉट का पीरियड क्या है, वो है हमारे पास पाई के बाद अगला जो है ये फिर से यही शेप रिपीट हो रही है। तो हमारे पास जो पीरियड है या वो उसको हम कह सकते हैं पाई। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वी नॉट एवरेज फाइंड करने के लिए 1/पाई और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा के बाद नॉन ज़ीरो शुरू हो रहा है। फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये हमारे पास और अगर हम इसको कंपेयर करें जो पिछले हाफ वेव के केस में था, तो दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे 2 था, 2 पाई के पीरियड था, बाकी वेवफॉर्म यही थी। और उसमें हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी थी वो थी वी हैड ओवर 2 पाई 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा, जो मुझे याद है, और ये बन जाएगी, सिर्फ ये 2 हम उसमें से निकाल देंगे। उस इक्वेशन में अगर वो आया था 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा आया था वी हैड ओवर पाई 2 पाई सॉरी, तो यहाँ पे जो है सिर्फ पाई आ जाएगा, उसके डबल इसकी एवरेज वैल्यू उसके डबल होगी। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं उससे और आसानी से ये चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा यहाँ पे डिटर्मिन कर रहा है आउटपुट की एवरेज वैल्यू, और मैक्सिमम वी नॉट एवरेज कब आ सकता है, वी नॉट एवरेज जो है वो मैक्सिमम होगा जब अल्फ़ा 0 होगा। अगर अल्फ़ा 0 होगा तो इसका मतलब हमारे पास वी नॉट एवरेज होगा वी हैड ओवर पाई, जो कि हमारे पास है इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप 0 के ऊपर फायर करते हैं तो इसका मतलब आपके पास जो शेप है वो बिल्कुल यूं बनेगी, जो डायोड वाली। 0 के ऊपर फायर करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इसको डायोड की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ये हो सकती है। और जैसे जैसे आप अल्फ़ा को बढ़ाते जाते हैं, अल्फ़ा को अगर आप रख देते हैं, लेट्स से अल्फ़ा इज़ π/2, तो फिर हमारे पास वी नॉट एवरेज जो है उस टाइम पे होगा वी हैड ओवर पाई। ठीक, और अगर आप उससे भी आगे बढ़ाते हैं तो फर्दर जो है ये कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो अल्फ़ा डिटर्मिन करती है, और ये डिस्कस किया हमने कि अल्फ़ा जो है वो हम खुद वो करते हैं, फायर करते हैं, वो एंगल हम खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मेंशन करना, क्योंकि यहाँ से आगे बात शुरू होती है कि हमने अभी जो वेवफॉर्म बनाई है वो कुछ इस फॉर्म में है कि अल्फ़ा जो है यहाँ से स्टार्ट होके और फिर
अल्फा प्लस पाई से आगे यूं है। अब अगर हम ये करें कि लेट्स से पहले के लिए एक अल्फा हो, दूसरे के लिए कोई डिफरेंट अल्फा हो, तो अगर पहले के लिए अल्फा एक है, दूसरे के लिए अल्फा डिफरेंट है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिर आपके पास क्या वी नॉट एवरेज यही रहेगी, 2v hat over pi, sorry 2v hat over pi 1 plus cos alpha, तो ये नहीं हो सकती। ये जो इक्वेशन हमारे पास है कि हम अल्फा से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये तब है जब हमारे पास ये पीरियोडिक है, ये वेवफॉर्म पीरियोडिक है, और ये पीरियोडिक तब है जब दोनों अल्फा सेम हो, ये पाई प्लस अल्फा, मतलब ये एंगल और ये एंगल जब तक सेम है तब हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड जो है वो पाई है। लेकिन अगर वो कोई डिफरेंट अल्फा हो गया तो फिर ये इसका मतलब यहाँ के बाद एक और साइकिल शुरू हो रहा है। तो दो डिफरेंट अल्फा रखने से हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली एक अल्फा रखने से हमें ये एक इक्वेशन है जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ओके हमें अगर वो चाहिए, लेट्स से हमें फाइंड करना है, एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की कि लेट्स से हमें 40 वोल्ट वी नॉट एवरेज चाहिए, ये हमें चाहिए, तो हमें अल्फ़ा क्या रखना है, तो दो अल्फ़ा कैलकुलेट करना जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा। एक अल्फ़ा जो है आपके लिए काम आसान कर देता है, इवन अगर आप प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करते हैं आपके लिए आसान होता है। तो एक अल्फ़ा यूज़ करना लॉजिकल है, दो डिफरेंट अल्फ़ा यूज़ करना जो है वो कम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाता है, और फ़ायदा उसका ऐसा है नहीं कि हम जो है ना उसके लिए कर गुजरें। तो इस तरह हम एक डीसी वैल्यू लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि ये इक्वल है वी हैट हमें पता है, पाई हमें पता है, और 1 प्लस कॉज अल्फा जो है इसमें से मतलब हम पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 वोल्ट टाइम्स पाई ओवर वी हैट, और -1 सॉरी नॉट -1 -1 इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा। सो इससे हम फिर अल्फ़ा जो है वो फाइंड करके हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा की इस वैल्यू के लिए हमें अल्फ़ा की ये वैल्यू रखनी है अगर हमें एवरेज वैल्यू ये चाहिए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि हमने जब भी फायरिंग करेंगे इसकी थायरिस्टर की, तो सिमेट्रिक हो, यहाँ पे भी अल्फ़ा हो और वहाँ पे भी पाई प्लस अल्फ़ा के बाद, ताकि ये पीरियोडिक रहे हमारे पास।